हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अध्ययन करने से पहले हम छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं सभी विद्यार्थी। छठे अध्याय के अंतर्गत हम विभ्रमों के बारे में ज्ञात कर रहे हैं। विभ्रमों को जो मापने की दो विधियां बताई गई थी, दो माप बताए गए थे, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप सापेक्ष माप में अंतर पढ़ चुके हैं, दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। निरपेक्ष माप होता क्या है, सापेक्ष माप क्या होता है। सापेक्ष माप में वैसे दो भाग बताए गए थे। प्रथम भाग था एक प्रतिशत विभ्रम, कहने का तात्पर्य प्रतिशत विभ्रम और साक्य विभ्रम। तो प्रतिशत विभ्रम के बारे में मैंने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम समझ चुके थे। आज की क्लास के अंतर्गत हम साक्य विभ्रम और या इनके त्रुटियों का जो कैलकुलेशन किया जाता है, अनुमान किया जाता है, उन विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सभी अध्याय को हमारा छठा, सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, साक्य विभ्रम। साक्य विभ्रम होता क्या है। साक्य विभ्रम के बारे में और त्रुटियों के जो इनके त्रुटियां हमारे सामने जो आती है, त्रुटियों का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कई विद्वानों ने अपने अपने सहयोग प्रदान किए, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। साक्य विभ्रम कहने का मतलब पॉसिबल एरर, POSSIBLE पॉसिबल एरर कहने का तात्पर्य है POSSIBLE पॉसिबल एरर। साक्य विभ्रम, साक्य विभ्रम क्या होता है इसके बारे में पहले सामान्य बिंदुओं के परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। साक्य विभ्रम होता क्या है, इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो अध्ययन करने से पहले आप सभी को बता दो, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं साक्य विभ्रम के बारे में। तो लिखिए मेरे साथ साथ, अध्ययन कीजिए इसके बारे में। साक्य विभ्रम होता क्या है। साक्य विभ्रम, साक्य विभ्रम जो होता है उन साक्य विभ्रम उन न्यूनतम, सबसे कम वाला छोटा वाला बिंदु उन न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं से, न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं से, न्यूनतम साक्य विभ्रम न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं से संबंधित होता है, सीमाओं से संबंधित होता है। अब ये सीमाएं कौन कौन सी है, उन सीमाओं से संबंधित से बताया गया है, उन सीमाओं से संबंधित उस बारे में बताया गया है। साक्य न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं से संबंधित होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक मूल्य, जिसके बारे में पूरे पढ़ा था, वास्तविक वैल्यू कहना है एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मूल्य होने की संभावना होती है। न्यूनतम अधिकतम मूल्य की सीमाओं से संबंधित होता है ये मूल्य, और वह मूल्य हमारे वास्तविक मूल्य यानी उस मूल्य के अंतर्गत वास्तविक मूल्य के उपस्थित होने की पूर्ण संभावना होती है। अतः साक्य विभ्रम द्वारा, जो साक्य विभ्रम ज्ञात किया जाता है, तो अतः साक्य विभ्रम के द्वारा यानी साक्य विभ्रम के माध्यम से, साक्य विभ्रम द्वारा वास्तविक मूल्य की
साक्य विवरण द्वारा वास्तविक मूल्य की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं का न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाती है, निर्धारित होती है, सीमाएं निर्धारित होती है, यानी वो सीमा निर्धारित होगी। उसी के लिए बताया गया है कि पुनः रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लेना कि साक्य विवरण होता क्या है, न्यूनतम अधिकतम सीमाओं का संबंधित होता है। कहने का तात्पर्य है न्यूनतम सीमाओं के मध्य का मूल्य होता है, में इनका अंतर होता है, जिसके तहत वास्तविक जो मूल्य होते हैं हमारे एक्चुअल वैल्यू, उस मूल्य के उपस्थित होने की संभावना बनी हुई रहती है। इसलिए कहा गया है कि साक्य विवरण के द्वारा वास्तविक मूल्य की न्यूनतम अधिकतम सीमाओं का निर्धारित होती है। साक्य विवरण के द्वारा वास्तविक न्यूनतम मूल्य हमारा क्या होना चाहिए और अधिकतम मूल्य क्या होना चाहिए, उसका निर्धारण होता है साक्य विवरणों के माध्यम से। उदाहरण के बाद समझ लेते हैं साक्य विवरण, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं इसका उदाहरण के अंतर्गत क्या बताया गया, लिखिए एक सांख्यिकी का अनुमान 6410 है। सांख्यिकी का अनुमान क्या लगाया गया, 6410 लगाया गया, जिसका वास्तविक जो एक्चुअल वैल्यू, कहने का तात्पर्य है जिसका वास्तविक मूल्य से 30 रुपए अधिक, वास्तविक मूल्य से 30 अधिक एवं 30 कम होने की संभावना है, यानी उस मूल्य के 30 अधिक और 30 मूल्य होने की, कम होने की संभावनाएं बताई गई है हमारे पास। तो साक्य विवरण द्वारा अधिकतम व न्यूनतम मूल्य की गणना करो। ये हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है कि सांख्यिक अनुमान के आधार पर हमारे पास जो मूल्य दिया हुआ बताइएगा बच्चों 6410 बताया, इसका वास्तविक मूल्य से 30 अधिक और 30 कम बताया गया है। तो साक्य विवरण के द्वारा अधिकतम और न्यूनतम मूल्य गणना करनी है हमें। अब साक्य विवरण के द्वारा न्यूनतम मूल्य अधिकतम मूल्य गणना जो हो कैसे होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहने का तात्पर्य, चलो नीचे बता दूंगा पूरे बाद में, एक बार सॉल्यूशन इसका हल समाधान कर लेते हैं इसका हल। तो कहने का तात्पर्य है हमारे पास साक्य त्रुटि कितनी पाई गई है, यहां तक लिख लेते हैं। उपरोक्त प्रश्नानुसार साक्य त्रुटि जो बताई, कितनी बताई गई है बच्चों, साक्य त्रुटि हमारे बताई गई है, ये बता रखी 30 अधिक व 30 कम। कहने का तात्पर्य 30 रुपए तो अधिक बताई गई है और 30 ही कम बताई गई है, यानी दोनों मूल्य सम्मिलित हो गए, प्लस वाला वृद्धि वाला अधिक से, माइनस वाला कम से बताया गया है। तो साक्य त्रुटि कितनी बताई गई है, प्लस माइनस की 30 बताई गई है। अब हमें न्यूनतम व वास्तविक मूल्य की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिख लीजिए वास्तविक मूल्य की अधिकतम सीमा कैसे होगी, यहाँ ले साक्य त्रुटि प्लस वास्तविक जो मूल्य दिया हमारे पास अनुमानित मूल्य,
तो हमारा 7 के रोटे में कितनी दी है बच्चों, प्लस में है, तो यहाँ पे 30 ले ली हमने, 7 के रोटे 30 दी गई है। अनुमानित मूल्य कितना है 6410 रुपए, 6410 रुपए। तो इसका अधिकतम मूल्य जो होगा, यानी अधिकतम जो सीमा हो, कहने का तात्पर्य है अधिकतम सीमा जो कितनी होगी बच्चों, अधिकतम निकल जाएगी 6440, ये तो हमारी अधिकतम सीमा आ जाएगी। अब इसी प्रकार न्यूनतम सीमा भी निकाल लो, तो न्यूनतम सीमा कैसे निकलेगी, यहाँ लिख लीजिए वास्तविक मूल्य की न्यूनतम, वास्तविक मूल्य की न्यूनतम सीमा। हम न्यूनतम सीमा कैसे, तो सीमा वही हमारी 7 की त्रुटि माइनस जो हमारा अनुमानित मूल्य, जो हमारा अनुमानित मूल्य या वास्तविक मूल्य जो हमारे पास दिया हुआ है, अनुमान किया हुआ अनुमानित मूल्य। तो हमारे की 7 की त्रुटि कितनी है हमारे पास 30, तो 30 को घटा देंगे इसमें 6410 में से घटा देंगे कितना जाएगा, तो 6380 रुपए, 6380, ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा कह सकते हो या मूल्य कह सकते हो। इस प्रकार से इस प्रश्नों के माध्यम से, सात के विवरणों के माध्यम से न्यूनतम व अधिकतम सीमा का निर्धारण हो जाएगा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत, सात के विवरण किस प्रकार से क्या किया जाएगा, सात के विवरण के माध्यम से अधिकतम सीमा 6440 और न्यूनतम सीमा 30 माइनस 6440 बराबर 6380, इस प्रकार से न्यूनतम अधिकतम सीमा का गणना हो जाएगी। ये हमारा हो गया आज सात के विवरण। अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विवरणों के बारे में। जो त्रुटियां पाई जाती है श्रमकों के अंतर्गत, इन त्रुटियों का अनुमान किस प्रकार से, सामान्य प्रतिशत विवरण के द्वारा, सापेक्ष विवरण के द्वारा, निरपेक्ष विवरण के द्वारा, अभिन्नत विवरण के माध्यम से और अभिन्नत और अनभिन्नत विवरण के माध्यम से हमने विवरणों के बारे में, त्रुटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इन त्रुटियों का अनुमान लगाने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए गए, उन्हीं मतों के बारे में अध्ययन करते हैं आगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, आगे अध्ययन करते हैं। फिर त्रुटियों का अनुमान है, त्रुटियों का जो अनुमान किया जाता है, किस प्रकार से उसका अनुमान किया जाता है, ले लिया इसको सभी विद्यार्थियों ने। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे अध्ययन करते हैं हम त्रुटियों के अनुमानों के बारे में। है यानी त्रुटियों का अनुमान। अब त्रुटियों का अनुमान जो किया जाता है, त्रुटियों का अनुमान करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। मैंने जाना पूर्व में कहा था कि सापेक्ष विवरण और या प्रतिशत विवरण के उदाहरण बताऊंगा, उदाहरण बता चुका हूं। फिर यहाँ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए वही त्रुटियों का अनुमान। त्रुटियों का अनुमान, त्रुटियों का अनुमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, किस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखिए इसके अंतर्गत सामान्य बात पहले, ये अनेक सांख्यिकीय अनुसंधानों में, अनेक सांख्यिकी अनुसंधानों में अनेक सांख्यिकी अनुसंधानों में, जो सांख्यिकी से अनुसंधान बनाए गए, अनुसंधान बनाए गए हैं, अनुसंधानों में वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं हो पाता है, ज्ञात नहीं होते हैं, ज्ञात नहीं होते हैं हमसे कई बार, जिससे निरपेक्ष व सापेक्ष मूल्य, जिससे निरपेक्ष व सापेक्ष मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कहने का तात्पर्य है इसलिए
इसलिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने नए नए बनाए बच्चों रीतियों का प्रतिपादन किया। विद्वानों ने सांख्यिकी विभ्रम को ज्ञात करने के लिए अनेक रीतियों का प्रतिपादन किया। अब जो अनेक रीतियों का प्रतिपादन इन्होंने किया है, तो उन रीतियों का प्रतिपादन इन्होंने किया है, तो उनमें से कुछ रीतियां प्रमुख बताई गई है। अब वो कौन कौन सी रीतियां, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रतिपादन किया, उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। अब कुछ निम्न प्रकार क्या बताई गई है, तो लिखिए नंबर 1 पे लिखिए प्रोफेसर बॉडीगार्टन के अनुसार। किसके अनुसार है बच्चों? नंबर 1 प्रोफेसर बॉडीगार्टन के अनुसार। अब प्रोफेसर बॉडीगार्टन के अनुसार किस प्रकार से विभ्रमों का अनुमान लगाने के लिए भाग गए, तो इन्होंने बॉडीगार्टन ने जो तथ्य बताए ने कहा जब हमारे पास विभ्रम अभिन्नत विभ्रम हो, तो नंबर 1 डाल लीजिए, जब अभिन्नत विभ्रम हो, जब हमारे पास अभिन्नत विभ्रम हो तो किस प्रकार से निरपेक्ष मान और सापेक्ष मान का मूल्य या उनका अनुमान लगाया जाएगा। तो लिखिए नंबर 1 पे कुल निरपेक्ष विभ्रम, या निरपेक्ष विभ्रम कहने का तात्पर्य है कुल निरपेक्ष विभ्रम। अब कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान किस सूत्र के माध्यम से लगाया जाएगा वो लिख लीजिए। तो कुल निरपेक्ष विभ्रम बराबर औसत निरपेक्ष विभ्रम, औसत निरपेक्ष विभ्रम मल्टीप्लाई एन। कहने का तात्पर्य होगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई एन। ये इसका सूत्र फॉर्मूला हो गया हमारा। इसका यदि मान लो हमें सापेक्ष विभ्रम का मान निकालना है तो वो कैसे होगा, लिख लीजिए कुल सापेक्ष विभ्रम। अब कुल सापेक्ष विभ्रम का अनुमान लगाने के लिए तो लिखिए औसत निरपेक्ष विभ्रम मल्टीप्लाई औसत निरपेक्ष विभ्रम मल्टीप्लाई एन, जो पूर्व में लिखा गया था इसको अनुमानित मूल्य से विभाजित कर देने पर, किसे बच्चों? अनुमानित मूल्य से, अनुमानित यानी एस्टिमेटेड वैल्यू कहने का तात्पर्य है अनुमानित मूल्य से विभाजित कर देने पर हमारे पास सापेक्ष विभ्रम का मान या सापेक्ष विभ्रम का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो दोनों ने विभ्रम हमने ज्ञात किए हैं बच्चों, किस चीज के लिए हैं? वो इस तथ्य के लिए है। नंबर 1, नंबर 2 कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान, कुल सापेक्ष विभ्रम जब हमारे पास अभिन्नत विभ्रम हो। अब दूसरा तथ्य बताया गया कि अब जब हमारे पास अभिन्नत विभ्रम तो हो गया, और जब हमारे पास मान लो अनभिन्नत विभ्रम होगा तब कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो लिख लीजिए जब अनभिन्नत विभ्रम हो। अनभिन्नत विभ्रम होने पर किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाएगा वो भी लिख लीजिए। अनभिन्नत विभ्रम के साथ किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाएगा, वही ए वही बी, वही सापेक्ष और निरपेक्ष। लिख लीजिए कुल निरपेक्ष विभ्रम बराबर
कुल निरपेक्ष विभ्रम। अब कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, उसका सूत्र लिख लीजिए। औसत निरपेक्ष विभ्रम वो पूर्व वाले सूत्र के अनुरूप ही है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। औसत एवरेज कहने का तात्पर्य है औसत निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट विभ्रम मल्टीप्लाई एन का अंडर रूट। एन करना है, इसमें हमें एन का अंडर रूट लेना है। यहाँ पर जब हमारे पास अभिन्नत विभ्रम था, क्या बता बच्चों, जब अभिन्नत विभ्रम था तो हम केवल सीधा एन यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कहने का तात्पर्य लेते थे, और यहाँ पर एन जो अंडर रूट दिया गया है इसमें इस एन इकाइयों का अंडर रूट कर दिया। एन क्या है वो अंत में मैं यहाँ लिख के दिखा दूंगा सभी विद्यार्थियों। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिट यानी पदों की संख्या या इकाइयों की संख्या के साथ एन का मतलब पदों की संख्या इकाइयों की संख्या से लिया गया है। तो कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान कैसे किया जाएगा कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर मल्टीप्लाई एन का अंडर रूट के माध्यम से कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान अर्थात अनभिन्नत विभ्रम के अंतर्गत किया जाएगा। सेकंड लिख लीजिए कुल सापेक्ष विभ्रम। तो कुल सापेक्ष विभ्रम का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, तो कुल सापेक्ष विभ्रम बराबर कैसे, क्या सिंपल सा है, क्यों अंडर रूट एन हो जाएगा, लास्ट में अंतिम क्या आ जाएगा बच्चों, वही अनुमानित मूल्य। तो लिख लीजिए औसत निरपेक्ष विभ्रम। अब जो हमारा यहाँ अंडर रूट एन था, ये अंडर रूट एन ऐसे कैसे जाएगा, अंडर रूट एन। अब इन सब क्या लग जाएगा बच्चों, अपोर में आ जाएगा हमारा एस्टिमेटेड वैल्यूज, कहने का तात्पर्य अनुमानित मूल्य। अनुमानित मूल्य, अनुमानित मूल्य लिख दिया जाएगा यहाँ पर नीचे, और हमारे कुल सापेक्ष विभ्रम की गणना हो जाएगी जब हमारे पास अनभिन्नत विभ्रम हो। अब n जो क्या है, इस n का मान भी लिख लीजिए। n बराबर क्या है, यहाँ लिख देता हूं, ये n बराबर क्या है, ठीक है, n बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ यूनिट्स कहने का तात्पर्य है। n बराबर क्या है बच्चों, n बराबर पदों की संख्या नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स ये हमारा हो गया कि प्रोफेसर बॉडी-गठन के अनुसार कुल सापेक्ष विभ्रम और कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान जब अभिन्नत विभ्रम और अनभिन्नत विभ्रम हो तो इस प्रकार के सूत्रों को प्रतिस्थापित करके हम इन दोनों विभ्रमों का मान सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। ये जो सूत्र का निर्माण किया किसने किया था, प्रोफेसर बॉडी गठन के अनुसार बताया गया है। बॉडी गठन के अनुसार विभ्रमों का मान इन सूत्रों के माध्यम से हम कर सकते हैं। आगे दूसरे विद्वान भी रहे हैं, दूसरे विद्वान ने क्या बताया गया उसको जानने से पहले आपको इसका लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं इसको साफ करूंगा फिर आगे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी इसका एक बार। मैं आपको बताता हूं कि प्रोफेसर सेकंड वाला जो प्रोफेसर बावले ने बताया, दूसरा नाम इसका बच्चों प्रोफेसर बावले का था। तो बावले के अनुसार किस प्रकार से विभ्रमों का मान ज्ञात किया जाता है, लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थियों ने। सेकंड नंबर डाल लीजिए प्रोफेसर बावले के अनुसार। मैं साफ करूंगा बस सूत्र ताकि यथावत कृति ऐसे कैसे रहेगी हमारी। सेकंड नंबर डाल लीजिए प्रोफेसर बावले के अनुसार। नंबर सेकंड, प्रोफेसर बावले के अनुसार विभ्रमों का मान या विभ्रमों का मापन कहने का तात्पर्य है। अब बावले ने भी क्या बताया, तो बावले का लिख लीजिए किस प्रकार से बावले ने अपने सूत्र के माध्यम से विभ्रमों का मापन किया था। प्रोफेसर बावले के अनुसार लिख लीजिए। बावले ने ज्यादा डीपली बताया नहीं, सीधा मान टिका के बता दिया कि निरपेक्ष मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा और सापेक्ष मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो नंबर 1 डाल लीजिए कुल निरपेक्ष विभ्रम का मान। नंबर 1 कुल निरपेक्ष विभ्रम। अब कुल निरपेक्ष विभ्रम जो है, निरपेक्ष विभ्रम का मान किस में, टोटल एब्सोल्यूट एरर कहने का तात्पर्य है।
टोटल एब्सोल्यूट एरर का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिख लीजिए 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई औसत निरपेक्ष विभ्रम औसत निरपेक्ष विभ्रम अपॉन में क्या जाएगा हमारा n का अंडर रूट, ये हो जाएगा n का अंडर रूट कर देंगे बनाकर। कहने का तात्पर्य तो इस सूत्र के माध्यम से निरपेक्ष विभ्रम का मान निकल जाएगा कि कुल निरपेक्ष विभ्रम बराबर 2/3 मल्टीप्लाई औसत निरपेक्ष विभ्रम अपॉन n का अंडर रूट। ये हमारा हो गया कुल विभ्रम। सेकंड लिख लीजिए कुल सापेक्ष किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। नंबर सेकंड कुल सापेक्ष विभ्रम का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो लीजिए कुल सापेक्ष विभ्रम बराबर वही हमारा जो सूत्र है 2/3 मल्टीप्लाई हल्का सा अंतर आता है, बस सापेक्ष विभ्रम ज्ञात करने के लिए हमें अनुमानित मूल्य का प्रयोग करना पड़ता है। तो औसत निरपेक्ष विभ्रम अपॉन n का अंडर रूट तो है ही हमारे पास अंडर रूट, और इन सब का अंडर रूट बन जाएगा बच्चों अनुमानित मूल्य। अर्थात अनुमानित मूल्य से यदि विभाजित कर दिया जाएगा एस्टिमेटेड वैल्यू से, कहने का तात्पर्य अनुमानित मूल्य से विभाजित करने के बाद हमारे पास कुल सापेक्ष विभ्रम का मान आ जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से हम सापेक्ष विभ्रम की गणना कर सकते हैं। ये हमारे पास है कुल निरपेक्ष विभ्रम किसके अनुसार, प्रोफेसर बाउले के अनुसार। n का मतलब क्या है वो लिख लीजिए यहाँ पर n बराबर क्या है लिख लीजिए n बराबर इकाइयों या पदों की संख्या, इकाइयों या पदों की संख्या हमारे पास दिया हुआ है जो हमारे पूर्व में दिया गया होगा। ये हमारा n का मान हो गया। ठीक है, ये जो संकेतांक है ये हमारा अंडर रूट का है। अंडर रूट ले लिया UNDERROUTE अंडर रूट, ये मान हो गया। इस प्रकार से प्रोफेसर बाउले ने सापेक्ष विभ्रम और निरपेक्ष विभ्रम ज्ञात करने के दो सूत्रों का निर्माण कर दिया गया, और बाउडीगटर ने बताया, बाउडीगटर ने पूर्व में लिख चुके हैं, और इस प्रकार से हम बाउले के अनुसार विभ्रमों के बारे में मापन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया प्राथमिक समूह के बारे में। अब तक जो हम पढ़ रहे थे प्राथमिक समूह के बारे में करते, प्राथमिक समूह के माध्यम से विभ्रम क्या होता है, अनवरत विभ्रम क्या होते हैं, अनभिन्नत क्या होता है, अभिन्नत क्या होता है, सापेक्ष क्या होता है, निरपेक्ष क्या होता है, साक्ष्य विभ्रम क्या होता है, प्रतिशत विभ्रम क्या होता है, इन सब बारे में अध्ययन किया था। ये आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, द्वितीय समकों के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसलिए हमारे चैनल को लाइक समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताइएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा चैनल, हमारा टॉपिक पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जैसे भी आपकी थिंकिंग हो, पॉजिटिव और नेगेटिविटी हर प्रकार से मोटिवेट करते रहिए। नेगेटिव आएगी तो उसे पॉजिटिव सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो प्रयास रहेगा वो कल की सफलता के लिए रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। शॉर्ट साइज विद्यार्थी ले लिया सभी ने, चलिए बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।